एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे पास, हाँ, हाँ देखो मैंने भेजा एनालिसिस, सॉरी, ये देखिए। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। हमने जिसमें सिर्फ रेशियो एनालिसिस लिखा है, उस वाले नोट्स को आप खोल के चलेंगे। रेशियो एनालिसिस जब हम लोग लेके चल रहे हैं, देखिए हमने बताया था आपको पिछले चैप्टर में हमने बताया था आपको कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपैरेटिव है, कॉमन साइज है, 10% सिलेबस का पार्ट नहीं है। फिर हमने बोला था आपको कंपैरेटिव कॉमन साइज के बाद आप क्या लेके चलते हैं, रेशियो एनालिसिस। फिर आप लेके चलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट आपका पार्ट सिलेबस का नहीं है, वो सीनियर क्लासेस में पढ़ते हैं, अभी 12th में उसकी जरूरत नहीं पड़ती। 10% सीनियर क्लासेस में पढ़ते हैं। तो देखिए जरा, मैं आपके सामने अभी ओपन करके चल रहा हूँ रेशियो एनालिसिस वाला पार्ट। और एक एक आइटम को हम डिटेल में लेके चलेंगे, एक एक कंसेप्ट को डिटेल में लेके चलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मालूम है ना कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर इन अकाउंटेंसी इज थ्योरी। पहले क्या पढ़ेंगे? थ्योरी पढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे। चलिए, तो लेट अस स्टार्ट द थ्योरी पोर्शन। और ये बिल्कुल एनसीईआरटी से बिल्कुल उठा के थोड़ा स्ट्रक्चर शब्दों में लिखकर आप लोगों के लिए पेश नजर है। यहाँ देखिए, क्या ऑनलाइन में आपको ये डॉक्यूमेंट विजिबल है? हाँ सर। यस सर। हाँ जी। आपकी बुक जो है वो फंक्शनल क्लासिफिकेशन को फॉलो करती है। और एनसीईआरटी कहता है कि देर आर टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, वन इज ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, अनदर इज फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो जरा जानने की कोशिश करते हैं कि पहले देखिए रेशो क्या होती है, फिर उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखिए, एक मैथमेटिकल नंबर है रेशो, जो कि कैलकुलेट किया जाता है विद रेफरेंस टू टू कंपोनेंट्स। एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा। एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का हो सकता है, एक बैलेंस शीट का हो सकता है। दोनों स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दोनों बैलेंस शीट के हो सकते हैं। वी कैन मूव इन दैट वे। ठीक है जी। ये फ्रैक्शन में, प्रोपोर्शन में, परसेंटेज में, नंबर ऑफ टाइम्स में किसी भी तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है। कुछ रेशोज जो होती हैं वो फ्रैक्शन में होती हैं, कुछ रेशो प्रोपोर्शन में होती हैं, प्योर रेशो 2:1 की फॉर्म में, 1:1 की फॉर्म में, 5:5 में, ऐसा करके। कुछ परसेंटेज की फॉर्म में होती हैं, कुछ 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, ऐसा करके हो सकती है। कौन सी रेशो किस फॉर्म में प्रेजेंट करी जाएगी, वो इंडस्ट्री की प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है ना, प्रॉपर तरीके से। चलिए, ये कुछ थियोरेटिकल चीजें हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है उसको बनाने के, जरा देखिए। आ, इससे हमें पता चलता है कि कौन से एरिया ऐसे हैं जहां हमें ज्यादा टेंशन देने की जरूरत है, कौन से एरिया ऐसे जहां पर हमें ज्यादा अटेंशन की जरूरत है। ये हमें पता चलता है। हमें ये पता चलता है कि व्हाट आर द पोटेंशियल एरियाज जहां हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है जी। अटेंशन की जरूरत हमें पता चलती है, हमें इंप्रूवमेंट की जहां जरूरत पड़ती है वो एरिया हमारे रेशो। ये देखो, आपकी आपकी ऑपरेटिंग रेशो जो है वो बहुत ज्यादा, बहुत हाई चल रही है। इसका मतलब आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, इसका मतलब आपका नेट प्रॉफिट कम होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कर्व करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आपके एरिया ऑफ इमीडिएट टेंशन क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो ये पता चलता है हमें। और हमें इससे डीपर एनालिसिस, ये जो हाईलाइट कर रखे हैं ना, ये हेडिंग्स हैं। डीपर एनालिसिस है किसका? कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और एफिशिएंसी लेवल ऑफ बिजनेस, ये हमारे यहाँ से पता चलता है। अच्छा जी। इससे हमें क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस हमें आराम से हम कर पाते हैं। क्रॉस सेक्शनल किसको बोलते थे भाई हम लोग? कॉमन साइज को बोलते थे। तो कॉमन साइज में तो परसेंटेज ही निकालते हैं ना हम लोग। रेशो का एक प्रेजेंटेशन का फॉर्म परसेंटेज भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस आराम से कर सकते हैं। और यूजफुल प्रोजेक्शन फ्यूचर के लिए हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज में हम कैलकुलेट करते हैं चीजों को, हम बहुत आराम से क्या कर सकते हैं, ट्रेंड सेट कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम फ्यूचर की प्रोजेक्शन कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है देखिए, ये एफिकेसी ऑफ डिसीजंस, ये जरा जानिए क्या होता है। एफिकेसी क्या होता है? क्या आपके डिसीजंस इफेक्टिव हैं, कितने इफेक्टिव हैं, कितने अच्छे तरीके से आप उनको, मतलब आपने कोई फैसला लिया, आपने जो भी डिसीजन लिया, क्या वो इफेक्टिव है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? उस फैसले को लेने के बाद अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, फाइनेंशियल पोजीशन साउंड हो रही है, तो हम बोलेंगे एफिकेसी है। हाँ नहीं, देखो, किसी की परफॉर्मेंस को मेजर करना एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं।
क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में आपको दिखता है कि भाई बंदा मेहनत कर रहा है, दिखता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जोश जुनून सब कुछ है, दिखता है कि भाई वर्कर बहुत एंथुसियास्टिक है, दिख रहा है कि सेल्स रोबस्ट हो रही है, सब दिख रहा है। ठीक है, एनवायरनमेंट बड़ा हेल्थी सा है, कॉम्पिटिटिव सा है, दिख रहा है। लेकिन जब तक वो नंबर में नहीं प्रेजेंट होगा तब तक कैसे पता लगाएंगे कि भाई वर्कर में जोश है, जुनून है, सेल्स तो डिप हो रही है, फिर क्या फायदा उसका? मतलब सेल्स उस प्रोपोर्शन में नहीं ग्रो कर रही है। टीचर एक्स्ट्रा क्लासेस लिए जा रहे हैं, लेकिन बच्चे क्या हो रहे हैं, फेल होते जा रहे हैं एग्जाम में। तब नहीं तो कुछ गड़बड़ है ना। जब तक हम उन चीजों को नंबर में नहीं कन्वर्ट करेंगे तब तक हमारे पास कोई इफेक्टिव रिजल्ट तो आएगा नहीं। ये क्या करता है, आप कितने इफेक्टिव हैं या नहीं है ये नंबर में प्रेजेंट करता है। जनरल मैनेजर कहता है शाबाश मेरे जवानों, बहुत बढ़िया तुम काम कर रहे हो। भाई क्या काम अच्छा कर रहे हो? सेल्स तो डिप कर रही है, सेल्स पिछले साल के मुकाबले 20% कम हो गई है। तो वर्कर को तो नहीं बोलेगा कुछ, लेकिन जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनको बोलेगा भाई ये क्या हो रहा है, वर्कर तुम्हारा जान लड़ा रहा है, तुम्हारी सेल कम कैसे हो रही है, पता लगाओ क्या रीजन है। तो दे विल फाइंड आउट द रीजन। अच्छा, सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फिगर्स एंड एस्टेब्लिश रिलेशनशिप। आप जानते हैं ना, अकाउंटिंग के अंदर अगर आप किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे वो तो बड़ी हैवी सी होती है, भारी भारी सी रिपोर्ट होती है। उस रिपोर्ट के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अगर हम उसे परसेंटेज में, टाइम्स में, रेशियो की फॉर्म में डालेंगे तो हमारे लिए समझना और दूसरों को समझाना आसान हो जाएगा। वर्कर कहते हैं जी हमने तो बहुत मेहनत करी, हमारा तुम्हारी हमारी वजह से सेल इतनी हो रही है। हमने कहा भाई सेल तो हो रही है लेकिन परसेंटेज तो देख लो, एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर ओनली 1% इंक्रीज हुआ है। तुम कह रहे हो बोनस दे दो, इंसेंटिव कैसे देते, 1% सेल पे कैसे तुम्हें बोनस देते हैं? तो दे विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। ये कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान बनाने का तरीका भी क्या होता है आपका, ये रेशियो एनालिसिस होता है। थोड़ा और आगे चलते हैं। फिर बोलते हैं हेल्पफुल इन कंपैरेटिव एनालिसिस। आप देख रहे हैं, हम एक रेशो को दूसरी, एक मतलब अगर आपने एक ही कंपनी है, आपने उसकी नेट प्रॉफिट रेशो को उसके पिछले साल की नेट प्रॉफिट रेशो से कंपेयर कर लिया, उसके ऑपरेटिंग रेशो को पिछले साल से कंपेयर कर लिया, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को पिछले साल से कंपेयर कर लिया, ये क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन आप लोगों के लिए आसान बनता है। रेशो एनालिसिस आपको देता है कंपैरिजन का स्कोप। आगे क्या होता है, यहाँ क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जैसे देखो ये बोल रहे हैं ना जब इससे हमारे पास क्या होता है, ट्रेंड विजिबल इन द बिजनेस, हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जो भी बिजनेस के अंदर ट्रेंड विजिबल होंगे, रेशो से वो ट्रेंड निकलते हैं, उसको हम आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फिर ये क्या करें कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरिया, जहां जहां आपके रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं है, जहां जहां डिक्रीजिंग ट्रेंड है, जहां ट्रेंड स्टेबल हो चुका है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही पिछले सालों में, वही तो है एरिया जहां पर आपको फोकस करना है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, किसी एरिया का पुलिस ऑफिसर कितना सक्सेसफुल है, उसका पैरामीटर क्या होता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, एनसीआरबी बोलते हैं। वो हर महीने वो डेटा निकालता है। कभी आप किसी पुलिस स्टेशन में जाए ना, उनके पीछे ना एक बोर्ड लगा रहता है, स्पेशली जो एसएचओ थानेदार उसके कमरे के अंदर लिखा रहता है वहां पर, चोरी की घटनाएं कितनी है, रेप की कितनी, एक्सीडेंट के कितने, बर्गलरी के कितने, डाका कितना, वो सब लिखा रहता है। और वो क्या लिखा रहता है पता है, रजिस्टर्ड केस जिनकी एफआईआर होती है वो लिखे रहते हैं। तो आप जानते हैं, पुलिस स्टेशन हाँ हर महीने होते हैं भाई। तुम्हें क्या पता, तुम तो सेफ एनवायरनमेंट में रह रहे हो। हर रोज चोरियां होती हैं, हर रोज डाके होते हैं, हर रोज एक्सीडेंट, हर रोज रॉबरी होती है। क्राइम कम थोड़ी होता है। तो पुलिस वाले एफआईआर लिखने से क्यों बचते हैं? क्योंकि एफआईआर का मतलब केस रजिस्टर्ड हो गया, रजिस्टर्ड हो गया तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की वेबसाइट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो कोई पुलिस वाला, कोई थानेदार, कोई एसएसपी, कोई एसपी सक्सेसफुल है या नहीं है, पता चलता है कि उसके यहाँ पर कितने केस रजिस्टर्ड हुए और कितने केस सॉल्व हुए। ठीक है जी। एक नया एसएसपी आया था गौतम बुद्ध नगर का, उसने उसने क्या करा कि किसी सेक्टर 39 या किसी 44 की चौकी मतलब पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को, 39 में, 44 में, 52 कोई पुलिस स्टेशन था, उस पुलिस स्टेशन के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया। क्यों? उसके वहां पर पिछले 3 महीने में 44 क्राइम केसेस के मतलब 44 के क्राइम केसेस जो दर्ज हुए, उनमें सिर्फ 3 केस सॉल्व हुए थे, 41 केसेस पेंडिंग चल रहे थे, इधर से उधर, इधर से उधर। भाई पुलिस वाले क्यों रखे गए हैं? क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हुए हैं तो उनको सॉल्व करना है आपने। ऐसे थोड़ी होगा 40 केस रजिस्टर्ड हुए से 3 सॉल्व कर रहे, बाकी में जो जांच चल रही है, क्या जांच चल रही है, क्यों चल रही है? तो स्क्रू टाइट किए जाते हैं उनके, जो केपेबल होता है उन्हें पुलिस किया जाता है, बाकियों को भगा दिया जाता है। ठीक है। फिर क्या करते हैं, उनको एक्टिव पुलिसिंग से दूर पुलिस लाइंस में भेज दिया जाता है। पुलिस लाइन वो जगह होती है जहाँ पर पुलिस वाले क्या करते हैं, अपना बैरक वैरक होती है, पीटी वीटी करते हैं, खाना बनाते हैं, खा के सो जाते हैं, वहां जाते हैं पुलिस लाइन पर। एक पुलिस में शब्द होता है लाइन हाजिर करना, लाइन हाजिर का मतलब होता है पुलिस लाइन भेज दो। मतलब कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में लिखा रहता है कि कुछ पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया गया।
लाइन हाजिर का मतलब होता है पुलिस लाइन में उनका ट्रांसफर कर दिया, मतलब एक्टिव पुलिसिंग से उठा के उन्हें कहाँ भेज दिया, पुलिस लाइन में भेज दिया। अब क्या है, उनका क्या काम होगा, अब वो पुलिस स्टेशन में नहीं रहेंगे, घर आना जाना नहीं करेंगे, वो लोग वहीं रहेंगे, बोरिया बिस्तर के साथ उन्हें वहीं भेज दिया जाता है। पुलिस के बैरक्स होते हैं, जैसे आर्मी के बैरक्स होते हैं ना, पुलिस के बैरक्स होते हैं, उसमें क्या होता है, आदमी अपने सामान वामान बोरिया बिस्तर लेके वहां पर बैरक मिलते हैं और रूम मिलते हैं, एक रूम में तीन तीन चार चार पुलिस वाले रहते हैं। उन्हें सुबह उठना होता है, अपन ड्रिल पीटी वीटी करी, और उसके बाद क्या कर दिया, फिर दोपहर में ड्रिल पीटी करी, और जो भी उनका काम होता है फिजिकल वर्क करवाया जाता है, कुछ कुछ नहीं तो घास कटवा लेंगे, पेड़ छिलवा लेंगे, वही करना होता है। शाम को पीटी करी, 8-9 बजे सो जाते हैं। टाइम काटते हैं वो, एक्टिव पुलिसिंग में रहेंगे तो क्या करेंगे वहां पर, घर जाएंगे, ड्यूटी पे आएंगे, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की नौकरी करके घर जाना अलाउ करेंगे उनको, और वो मोटा माल कमाएंगे। वहां कुछ नहीं होता। दे आर रिजर्व फोर्स, 24 घंटे अलर्ट पे रहते हैं वो। भाई सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन ने खबर भेजी कि मुझे 100 जवान चाहिए, एरिया में रॉइट्स हो गए हैं, कहाँ से लाएंगे, पुलिस स्टेशन को फोन करते हैं, भाई तेरे यहाँ 5 बंदे तो भेज दे, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, पुलिस लाइन में वायरलेस मैसेज आता है, इमीडिएटली 100 ट्रूप्स आर रिक्वायर्ड एट सेक्टर 39 पुलिस चौकी, पुलिस स्टेशन। पुलिस लाइन से आते हैं भाई, बैरक से आते हैं, और कहाँ से आते हैं। हाँ बिल्कुल है, पुलिस लाइन है नोएडा में, इधर सूरजपुर में है। एक टाइम पे वहां पर 500 से लेकर 1000 जवान तक रहते हैं, देर ऑलवेज रिजर्व। बस। हाँ, स- मूर्ख आदमी, सरकारी नौकरी सैलरी क्यों नहीं मिलेगी उन्हें। हाँ, फिर क्या होता है, रोटेशन से जो लोग सुधर जाते, ठीक हो जाते हैं, इंक्वायरी होती है, उनको फिर बाहर निकालते हैं, और जो थानों के और खराब लोग होते हैं उनको अंदर रख दिया जाता है, मतलब बेसिकली वो पनिशमेंट ग्राउंड होता है। हाँ, हाँ। हाँ, किस्मत है उनकी, कोई 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 कुछ नहीं। हाँ। नहीं, वो तो नॉर्मल छुट्टी उट्टी जैसे होती है वो मिलती है उनको, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता जैसे फ्रीली थाने में आप जा रहे हैं, कभी घर चले गए, कभी बच्चों को स्कूल छोड़ा है, ऐसा कुछ नहीं। ना ना ना, अच्छा पीटी नहीं करा तो फिर वी आर डेविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक। अगर अच्छा पीटी वीटी नहीं करते तो उनको क्या करते, फिर उनसे उनसे रनिंग करवाते 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर। ये कुछ नहीं होता। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बैरिक्स में कोई पीटी कुछ नहीं होता भाई, वो दे आर दे आर कट ऑफ फ्रॉम द एंटायर एरिया। नहीं करते ना, तुम्हें क्या मजाक थोड़ी चल रहा है ना, बंदिश है। बेटा 15-20 एकड़ का एरिया होता है, वो चाय पीते थे, 1000 लोग रहते हैं वहां पर, ऐसे थोड़ी भेज दिया जाएगा कहीं। चलिए। हम्म, हाँ मिल सकते हैं, परमिशन लेके मिलना होता है। ठीक है। पता चला डोरेमोन की नई नई शादी हुई, उसको कहा पुलिस लाइन में भेज दिया, उसको पनिशमेंट में। डोरेमोन की बीवी घर में इंतजार करे, डोरेमोन बैठा है पीछे वहां पर बैठी है अंदर। तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरिया होते हैं, उन प्रॉब्लम एरिया को सॉर्ट कर दिया जाता है रेशियो एनालिसिस की मदद से। स्वोट एनालिसिस करते हैं इससे आप, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपकी अपॉर्चुनिटी, आपकी थ्रेट पता चलती हैं आपकी रेशियो एनालिसिस से। और अलग अलग तरह के कंपैरिजन, प्रॉफिटेबिलिटी का कंपैरिजन, लिक्विडिटी का कंपैरिजन, सॉल्वेंसी का कंपैरिजन, और किसका कंपैरिजन, आपके बिजनेस के जो आपके डिसीजंस वो इफेक्टिव हैं या नहीं है, मतलब देयर आर न्यूमरस कंपैरिजन। देखो मैं बहुत फ्रेंकली बताऊं आपको कि आपके सिलेबस में सिर्फ 18 या 20 के करीब रेशियोज हैं, ये मतलब 16 रेशियो या 18 रेशियो आपके सिलेबस में है। लेकिन इन रियल लाइफ देयर आर मोर देन 100 रेशियोज। हर इंडस्ट्री की स्पेसिफिक रेशियोज है। बैंकिंग सेक्टर की अलग तरह की रेशियो चलती है, मैन्युफैक्चरिंग की अलग है, एफएमसीजी की अलग रेशियो चलती है, क्रूड पेट्रोलियम वालों की अलग रेशियो, माइनिंग कंपनी के रेशियोज अलग हैं, ट्रेडिंग कंपनी के। हम तो बहुत जनरल रेशियोज पढ़ते हैं ना, जो यूनिवर्सल है, मोर और लेस हर जगह चल जाते हैं, हम तो उनको पढ़ते हैं। हम इतने स्पेशलाइज थोड़े किस चीज का। जैसे देखो मैं बताता हूँ, बैंकिंग सेक्टर की रेशियो होते हैं कासा रेशियो, CASA, कासा रेशियो कहते हैं उसको। बैंकिंग की सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो होती है। लेकिन अगर मैं बोलूँ मैन्युफैक्चरिंग और या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की करंट रेशियो को एक रेशियो देख लेते हैं हम लोग। अभी आएगा, सुनो, रेशियो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हम सबके बारे में बोलेंगे, क्या डाउट है वैसे बता। हाँ जी। भाई साहब समझो, मेरी बात समझो, सुनो। डेट इक्विटी रेशियो की जब तुम बात कर रहे हो ना, जोमेटो ने क्या शानदार काम करा है। जोमेटो ने अपना, जोमेटो का, स्विगी का, हाँ जोमेटो जोमेटो का तो आईपीओ आया था उसका, ठीक है। अभी देखा आपने, आज फ्लेयर का आईपीओ निकला है।
फेयर पेंस का आईपीओ आज अनाउंस हुआ है, 24 तारीख को बंद हो जाएगा। 5 रुपए का एक शेयर रखा उसने, और जो प्राइस है उसका 45 रुपीज है, कुछ ऐसा प्राइस रखा उसने। ठीक है, अभी चलो बाद में बात करेंगे। तो ये जो बात कर रहे हैं आप ना, कि जोमेटो का डेट है ही नहीं, इक्विटी है, तो उसने क्या कर रखा है, प्रमोटर का पैसा लगा रखा है सारा का सारा। बोरोइंग थोड़ी है वो, शेयर होल्डर्स के करके लगा रखा है उसने। तो लिखो कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, जीरो थोड़ी लिखोगे। डेट कंपोनेंट जीरो है, इक्विटी कंपोनेंट तुम्हारे पास दे रखा है, डेट अपॉन इक्विटी है, तो न्यूमरेट, अगर न्यूमरेटर जीरो है, नीचे कोई आइटम है तो इंडेफिनेट हो गया ना। सॉरी, हाँ, जीरो डिनोमिनेटर है तो वो इंडेफिनेट हो गया वो। इसको तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाए, आप लिख देंगे क्या नॉट कैलकुलेट, क्या लिखोगे तुम? नहीं कर सकते उसको कैलकुलेट। हाँ, क्या कैलकुलेट करोगे तुम, जीरो थोड़ी बोलोगे तुम। ठीक है, या फिर इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है ही नहीं आपके पास इन्फॉर्मेशन। कंपैरिजन अलग अलग तरह के होते हैं। अच्छा देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर एक बार एनसीईआरटी, इस पर एक बार सीबीएसई का क्वेश्चन आया था कि क्या क्या कंपैरिजन हो सकते हैं, जरा समझिएगा। सबसे पहले आपका कंपैरिजन हो सकता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। पहला कंपैरिजन क्या बोला हम लोगों ने, इंट्रा फर्म कंपैरिजन। दूसरा कंपैरिजन हमने क्या बोला, क्रॉस सेक्शनल कंपैरिजन, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, ये हो सकता है। तीसरा कंपैरिजन क्या होता है जो, वो होता है आपका बेसिकली इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड जो होते हैं इंडस्ट्री के, उनके हिसाब से कंपेयर। जरा समझना, अपना फोन खोलिए, ग्रुप पे डाला हुआ है वो, देखो बेटा समझना। पहला कंपैरिजन ईयर आफ्टर ईयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट वाला कर सकते हैं आप। दूसरा कंपैरिजन कॉमन साइज है, एक ही ईयर के एक आइटम का दूसरे आइटम से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो तीसरा कंपैरिजन होता है आपके रिजल्ट का कंपैरिजन इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के साथ। जैसे आप सीमेंट इंडस्ट्री के प्लेयर हैं, सीमेंट इंडस्ट्री का आरओआई जो 20% है, आपका आरओआई 35% है, तो आप तो अच्छा कर रहे हैं। सीमेंट इंडस्ट्री का आरओआई 15% है, आपका आरओआई 10% है, तो आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। कंपेरेटिव कॉमन साइज भूल गए, ओम नमः सपा चट्टा है। बेटा सुनो, सुनो, तुमने कंपेरेटिव कॉमन साइज के प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करे हैं अभी तक, तो बस बैठे रहो फिर। क्या बोला मैंने, मैंने क्यों इतना टाइम लगाया, चैप्टर 1 पढ़ाया, चैप्टर 2 पढ़ाया, चैप्टर 3 पढ़ाया, मैं रेशियो एनालिसिस पर आया हूँ। तो भाई रेशियो एनालिसिस में तो इन तीनों चैप्टर का रेफरेंस आएगा ना, तो कब करोगे उसे, देखते हैं फिर। चलो, तो ठीक है। तो तीसरा कंपैरिजन आप क्या करते हैं, स्टैंड इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड होता है उसके साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं। पहला, आप अपने रिजल्ट को प्रीवियस ईयर के रिजल्ट से कंपेयर करते हैं। दूसरा, अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से बैलेंस शीट के एक आइटम का दूसरे आइटम से कंपैरिजन करते हैं। और तीसरा, अपने पूरे रिजल्ट का इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करते हैं। इसमें आपको ये हेल्प मिलती है। 3 तरह के कंपैरिजन होते हैं। आइए देखें जरा, हमने एडवांटेजेस देखा था ना पहले यहाँ पर, ठीक है, अब लिमिटेशंस पे आ जाइए। भाई ये मीन्स है, एंड नहीं है, मतलब एक तरीका है एनालिसिस करने का, लेकिन फाइनली फुल प्रूफ एब्सोल्युटली करेक्ट एनालिसिस आप नहीं दे सकते हैं। ये तो तरीका है काम करने का। दूसरा क्या होता है, ये एबिलिटी टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स, आपको प्रॉब्लम क्या है ये पता चल जाएगी, लेकिन उसे सॉल्व कैसे करना है ये नहीं। वो सॉल्व होता है मैनेजरियल स्किल। मैनेजरियल स्किल होती है एक्सपीरियंस से आती है। एक नया बंदा आईआईएम का ग्रेजुएट होता है, उसके मार्केट में वैल्यू इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि आईआईएम केस स्टडीज बेस्ड भयंकर काम करवाता है, बहुत अच्छे स्किल्स डेवलप करता है। लेकिन एक एक्सेप्शनल सिचुएशन में वो, मैं मैंने वो देखी थी एक सीरीज ओटीटी पे, एस्पिरेंट्स, जो कि एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों के ऊपर है। और सिविल सर्विस की तैयारी में उनका स्ट्रगल दिखता है, और जब वो आईएएस बन जाते हैं तब का स्ट्रगल दिखता है। तो नया नया आईएएस अगर डीएम बन जाता है, और डीएम बनने के बाद उसको कितनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, दैट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चराइजेशन ऑफ दैट थिंग। मतलब हम मान के चलते हैं एक व्यक्ति जो राजेंद्र नगर में या मुखर्जी नगर में स्ट्रगल कर रहा होता है, चाय की टपरी में बैठ के डिस्कशन कर रहा होता है, और अचानक 6 महीने बाद, 1.5 साल बाद वो किसी जगह का डीएम बन जाता है, एसडीएम बन जाता है, एडीएम बन जाता है। और वहां उसको क्या डाइवर्स सिचुएशन हैंडल करनी पड़ती है। तो ये आपको प्रॉब्लम क्या है ये बता देता है। प्रॉब्लम तो बता दी जाए, उसके जूनियर उसको आके बोलते हैं कि सर ये प्रॉब्लम हो गया, हड़ताल हो गया, वायलेंट हो गया, हाईवे जाम हो गया, वो बता देते हैं हाउ ही हैज टू हैंडल। एक बड़ी मजेदार चीज मैंने उस सीरीज में देखी, एक किसी कोचिंग में जाने की तैयारी करता है, उसके टीचर बड़े रिजिड होते हैं, वो किसी को इनको इन्वॉल्व नहीं करते। बातों बातों में वो बोलता है कि ऐसा करो कि तुम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लिखवा के ले आओ, मैं तुम्हारा एडमिशन करवा लूंगी।
ठीक है जी। वो बाहर जाता है और डियर मैडम ग्रीटिंग्स और एक लेटर लिख के ले आता है और लिखता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, साइन की जगह खाली छोड़ देता है। कहता है मैडम मेरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन लेटर। कह रहे इसमें तो साइन ही नहीं है। कह रहे मैडम साइन करने के लिए तो आप मुझे मौका दोगे तब तो। मैं एसडीएम बनूंगा, एडीएम बनूंगा, डीएम बनूंगा, कैबिनेट सेक्रेटरी बनूंगा, 15 साल बाद जाके मैं कभी प्रेसिडेंट के पास अप्रोचेबल बनूंगा, मैं साइन लाऊंगा। वो साइन लाने के लिए आप मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो। कहते चल आ जाए, कल से आ जाइए। वहां दिखा, कह रहे मैडम अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन लॉन्ग टर्म, एक सोल्यूशन शॉर्ट टर्म है। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए तो आप मुझे एलिजिबल ही नहीं बना रहे, तो मेरे पास तो यही सोल्यूशन है, मैं लेके आ गया। इतने स्पॉन्टेनियस होते हैं वो लोग। और इंटेलिजेंस ही जरूरी है। यू हैव टू हैंडल, यू हैव टू टेक केयर ऑफ फ्रूट पॉलिटिशियंस, योर सीनियर ऑफिशियल्स हु आर टॉप क्लास ब्यूरोक्रेट्स, उनको आपको हैंडल करना है। कितने साल का, 23, 24, 25, 26 साल का लड़का होता है वो। अभी तक रुमानी दुनिया में चल रहा होता है ना, सहेला सहेली खेल रहा होता है। अचानक से वो आ जाता है किसी जगह पर डीएम बन के, फिर क्या करेगा। तो यहाँ हमें हमें यहाँ पर अ, हमें प्रॉब्लम पता चलती है, लेकिन उसे कैसे सॉल्व करना है, वहाँ एक्सपीरियंस काम आता है। अब देखते हैं ना, 10 साल के 20 साल के कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के बाद बंदा सीएफओ सीईओ सीईओ की ट्राई करता है। क्यों करता है भाई? पहले साल में उसे क्यों नहीं सीईओ बना दिया जाता है? अभी अंबानी के बेटे थोड़ा ही हैं। चलो बेटा अब तुम्हारा बिजनेस एम्पायर हमने बांट लिया, ईशा के पास ये जाएगा, उसके पास वो जाएगा, उसके पास ये जाएगा। ऐसा नहीं है। तो लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज डेफिनेशंस। ठीक है, हमारे पास हर जैसे हमारे पास हर रेशो के लिए अलग अलग क्या है, पैरामीटर्स हैं। कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर नहीं है यहाँ पर। हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में करंट एसेट्स की कैलकुलेशन करते समय कुछ कंपोनेंट को जोड़ा जाए और इंडिया में ना वो कंपोनेंट जोड़े जाए। तो ऐसे कंपोनेंट होते हैं, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। हमारी ना वर्किंग कैपिटल होती है, डे टू डे की कॉस्ट होती है। यूएसए में, कनाडा में ठंड बहुत पड़ती है, नॉर्दर्न अमेरिका का पोर्शन है वो। लैटिन अमेरिका में थोड़ी गर्मी ज्यादा पड़ती है। नॉर्दर्न अमेरिका में क्या होता है, वहां पर क्या होती है, ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। तो ऑफिस की, फैक्ट्री की, गवर्नमेंट ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस की एक सबसे बड़ी समस्या क्या होती है और सबसे बड़ा खर्चा जो होता है, वो तो हीटिंग का खर्चा। ऑफिस को गर्म रखने के लिए उन्हें हीटर चलाने पड़ते हैं। ठंड का मौसम है भाई, यूएस वाले लोग अगर 12 डिग्री टेम्परेचर चले जाए ना, तो पता क्या बोलते हैं, इट्स सो हॉट हियर। वार्डन में देखा हम लोगों ने, टेम्परेचर चला गया 15 डिग्री सेल्सियस, और वहाँ जो फिरंगी थे वो कह रहे इट्स टू हॉट टुडे। हमें हमें ठंड लग रही है वहां पर, उनको गर्म लग रहा था। तो वहां पर सबसे बड़ा खर्चा जो उनका क्या है, वो हीटिंग का खर्चा है। रोड में देखेंगे आप, न्यूयॉर्क जाए, किसी और जगह पे जाए, तो क्या होता है, उनकी जो मेन होल्ड है उससे वो गर्म हवा निकल रही होती है जगह जगह पे, वो उन्होंने डिलिबरेटली डाला होता है। एक स्कूल था, सरकारी स्कूल, वो सिर्फ इसलिए बंद था क्योंकि उनका हीटिंग प्लांट खराब हो रखा था, छुट्टी दे रखी थी स्कूल की 1 हफ्ते से। सरकारी स्कूल था। नहीं, अब ऐसा नहीं था, वो तो प्राइवेट है। ठीक है, दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो सेट, बताइए हमारे देश में वर्किंग कैपिटल के अंदर हीटिंग का तो कोई रोल ही नहीं है। कौन, किसको हीटिंग चाहिए भाई यहाँ पर? मैं तो कश्मीर में किसी को हीटिंग नहीं चाहिए, लेकिन वहां की वर्किंग कैपिटल का एक मेजर कंपोनेंट हीटिंग एक्सपेंसेस है। तो उनके रेशियो एनालिसिस में तो हीटिंग का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, हमारे रेशियो एनालिसिस में हीटिंग है ही नहीं कहीं। हमारे यहाँ पर हीटिंग कहाँ आएगा? वो फैक्ट्री जो आयरन मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वहां हीटिंग की जरूरत पड़ेगी, वो भी कमर्शियल हीटिंग की जरूरत पड़ेगी। बाकी तो बाकी तो हमारे यहाँ कोई एक्सपेंस ऐसा होगा नहीं कहीं पर भी, तो फर्क पड़ गया ना। अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस कंसिडर कर रहे हैं, तो हीटिंग उनके यहाँ मेजर एक्सपेंस है, हमारे यहाँ तो है ही नहीं वो। तो अच्छा, लैक ऑफ यूनिवर्सली एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स। हम बोल रहे हैं कि इंडिया में कि करंट रेशियो 2:1 होनी चाहिए। हो सकता है किसी दूसरी कंट्री में 2:1 ना माने, वो उसको 1:1 माने, कुछ और माने। तो ये जो होता है, रिलेटिव टर्म होती हैं। देश, एनवायरनमेंट, बिजनेस प्रैक्टिसेस के हिसाब से ये चीजें चलती हैं। और रेशियोज बेस्ड ऑन अनरिलेटेड फिगर्स भी कभी होते हैं। अच्छा मुझे बताइए, हम सेल्स का कंपैरिजन कैपिटल एम्प्लॉयड से करेंगे, इट विल गिव अस मीनिंगफुल रिजल्ट। अच्छा, हमने क्रेडिटर का कंपैरिजन फर्नीचर से कर लिया, तो विल इट गिव अस अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप? अगर मैं फर्नीचर क्रेडिट में भी खरीद लूं, तो भी कोई संबंध, क्योंकि क्रेडिटर शब्द हम यूज करते हैं गुड्स के लिए, इसके लिए थोड़ा यूज करते हैं हम लोग। कोई कंपैरिजन बनेगा नहीं ना। तो ऐसे अगर आप कोई रेशियो एनालिसिस करेंगे, इट विल नॉट सर्व एनी पर्पस। चलिए अब देखें टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, किस तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में 3 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं। एक, उसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, यानी वो रेशो जिसका न्यूमरेटर और जिसका डिनोमिनेटर
दोनों आइटम कहाँ से निकल कर आते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से निकल कर आते हैं। जैसे मैं बोलूँ ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से निकल कर आएगा, और सेल्स भी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो भी वहीं से निकल कर आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हो गया। अगर मैं बोलूँ कि स्टॉक टर्नओवर रेशो, ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बोलूं मैं, ये सॉरी इंटरेस्ट कवरेज रेशो बोलूं, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये कहाँ से आया? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से आया। और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये भी वहीं से आया। तो ये वो कंपोनेंट है जो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कहाँ से निकल कर आए हैं? स्टेटमेंट ऑफ, पहली रेशो ये हो गई। एग्जाम में कई बार आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशो और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस रेशो, तो आपको मालूम होना चाहिए। अभी जब मैं चैप्टर को खत्म करा दूं ना, तब देखो टीचर जनरली क्या कहता है, रेशो रट लो। मेरा तरीका नहीं रटाने का, मेरा समझाने के बाद आपको रटना नहीं पड़ेगा, यू विल ऑटोमेटिकली, जब भी आप रेशो एनालिसिस पढ़ोगे रेशो रिकॉल होंगे आपको, क्योंकि हम लॉजिक से पढ़ाई करेंगे। बैलेंस शीट रेशोस, यहाँ दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होते हैं, ये कहाँ से निकल कर आते हैं? ये बैलेंस शीट के आइटम होते हैं। जैसे करंट रेशो, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी कहाँ से निकल कर आएगा? बैलेंस शीट से। डेट इक्विटी रेशो, डेट अपॉन में इक्विटी कहाँ से निकल कर आएगा? बैलेंस शीट से निकल कर आएगा। प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स, ये कहाँ से निकल कर आएगा? वहीं से तो निकल कर आएगा। अच्छा, तीसरी रेशो होती है कंपोजिट रेशो। एक एलिमेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में, उसका एक एलिमेंट कहाँ से आ गया? बैलेंस शीट से। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, मे बी न्यूमरेटर फ्रॉम बैलेंस शीट, मे बी डिनोमिनेटर फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, और वाइस वर्सा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इन्हें कंपाउंड रेशो कहा जाता है। जरा देखिए, अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की बात कर रहे हैं हम लोग। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जो होती है, वो होती है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से आएगा। और स्टॉक, ये कहाँ दिखेगा आपको? बैलेंस शीट में दिखेगा। हम चेंज इन स्टॉक नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ स्टॉक बोल रहे हैं। तो सिर्फ स्टॉक तो करंट असेट से इन्वेंट्री का पार्ट है, ये तो वहां दिखेगा। ट्रेड पेबल रेशो, ट्रेड पेबल रेशो का फॉर्मूला होता है नेट परचेज फॉर्म में एवरेज ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल कहाँ दिखेंगे आपको? बैलेंस शीट में। और परचेजेस कहाँ दिखेगी आपको? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से निकल कर आती है वो, तो एक्सपेंसेस माइनस करके। ठीक है। वर्किंग कैपिटल, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी कहाँ दिखेंगी? बैलेंस शीट में। और नेट सेल्स कहाँ दिखेगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में। इन्हें कंपोजिट रेशो बोला जाता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ दिखेगा? बैलेंस शीट में दिखेगा। ठीक है जी। इन्हें कंपोजिट रेशो कहते हैं। बस सिर्फ इतना। हम जो अपना डिस्कशन आगे लेके चलेंगे, वो लेके चलेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन से। जैसे लिक्विडिटी रेशोस, ये वो रेशो हैं जिनसे हम अपने शॉर्ट टर्म की सॉल्वेंसी का पता लगाते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको कि सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, कि यू आर इन अ पोजिशन टू पे ऑफ योर डेट्स। अगर आप शॉर्ट टर्म के खर्चों को मीट कर पा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। लॉन्ग टर्म वाले, तो मतलब आपने लंबे लोन ले रखे हैं, उनकी ईएमआई भर पा रहे हैं, उनका प्रिंसिपल उनका इंटरेस्ट भर पा रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कहलाएंगी। तो लिक्विडिटी रेशो यानी कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के अंदर दो चीजें आती हैं आपकी, करंट रेशो या क्विक रेशो। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की जब हम बात करते हैं तो चार रेशो, चार के पांच रेशो हैं। ये ना कई जगह पे मैंने न्यू लिखा हुआ है, ये न्यू मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि लास्ट ईयर के सिलेबस में ऐड हुआ था, उससे पिछले साल के सिलेबस में नहीं था। तो पिछले साल की जो बुक्स है ना पुरानी वाली, उनमें ये नहीं था। इस साल आपको ये दिख जाएगा, बुक्स में भी दिखेगा आपको। पर डेट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, देखो दो रेशो तो हो गई शॉर्ट टर्म वाली, और पांच रेशो हो गई कितनी? लॉन्ग टर्म वाली। तो सेवन रेशो तो यहाँ कवर हुई। फिर आती है एक्टिविटी परफॉर्मेंस रेशो, दो चार दो छह, छह रेशो है हमारे पास ये। कौन सी? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल, वर्किंग कैपिटल, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो। और सुनो, इसके नाम मैंने और करके सिनोनिम्स लिखे हुए हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो इज आल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशो, कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, या फिर मैं बोलूं क्या, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो। तो आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ओनली वन, वन टू थ्री करेक्ट, टू और थ्री करेक्ट, ऑल करेक्ट, नन ऑफ दीज, ऐसा करके भी आता है। मतलब सिर्फ नाम से ये क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा भाई। लेकिन ये ट्रेंड सीयूटी का है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में ट्रेंड नहीं है। बोर्ड एग्जाम में वो स्टूडेंट से रेशो के नाम नहीं पूछ रहे होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, क्योंकि सिलेबस जो होता है लिमिटेड और कन्फाइंड होता है। सीयूटी का तो सिलेबस बहुत बड़ा है, वहां तो अच्छा, इनमें से बहुत सारी रेशो मैंने लिखा है नॉट इन सिलेबस। वो रेशोस आपको सीबीएसई के लिए नहीं पढ़नी है, वो रेशो आपको सीयूटी के लिए पढ़नी है, ध्यान रखना, नॉट इन सिलेबस। अच्छा, तो ऊपर हमारी कितनी हुई थी? सिक्स और टू एट रेशोज हुई थी, चार पांच दो सात, और 13 रेशो तो यहाँ होगी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज पे चले आए।
ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, 4 रेशियो ये, और एक रेशियो आपके पास है ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये होगी आपकी 6 रेशियो। तो 2 और 5 7 13, और 6 कितना हो गया, 19 रेशियो आपके सिलेबस में है। लेकिन इसके अलावा भी देख रहे हैं ना आप, ये वाली रिटर्न ऑन नेटवर्थ, अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, ये सब सीयूटी के लिए हैं। ये सारे रेशियो सीयूटी के सिलेबस में है। इसीलिए मैंने इन पे भी डिटेल डिस्कशन कर रखा है, ताकि जब आप सीयूटी की तैयारी करें तो आपको कुछ अलग से ना पढ़ना पड़े। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड हम लोग। और ये सारी रेशियो एनसीईआरटी के अंदर कवर है, देखा ना ब्रैकेट में नॉट इन सिलेबस लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आपको इस चैप्टर में, कि ट्वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने कुछ रेशियो को लिखा हुआ है, आपके टीएस ग्रेवाल और एनसीईआरटी दोनों ने लिखा हुआ है। लेकिन जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे, उस रेशियो का बदला हुआ रूप दिखेगा आपको। जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई रेशियो है, इसको ट्वेल्थ में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों को सेम बोला हुआ है। लेकिन जब आप सीनियर क्लास में जाएंगे, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों इंडिपेंडेंट अलग अलग रेशियो हैं। तो ट्वेल्थ में से सिनोनिम्स की तरह यूज कर रखा है। तो मैंने वो दोनों फॉर्मूले दे रखे हैं इसमें, लेकिन उन पे क्रॉस कट मारा हुआ है आगे चल के, मतलब वो रखना है आपको। उस पे क्रॉस मारा हुआ वो आपके बोर्ड के लिए रेलेवेंट नहीं है, ध्यान रखना। सीयूटी के लिए है ध्यान। हाँ, लिक्विडिटी रेशियो पे पहले पढ़ना शुरू करते हैं, उसके बारे में बात कर लेंगे। अभी क्या बोलूँ मैं, अभी शुरू करें लिक्विडिटी रेशियोस। अच्छा, अब आप देखना जरा, बड़ा सिंपल सा मैं आपको तरीका दिखाऊंगा, और उससे हम लोग करीब करीब, छोड़ दीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए इधर। वो जो मैं तरीका सिखाऊंगा, उससे हम क्या करेंगे कि आपकी 19 में से कम 8 या 9 रेशियोज में इसी तरीके से करके दिखाऊंगा। अच्छा, किसी को ध्यान है, ये ऐसे हुआ करता था हमारे, जब हमने बचपन पढ़ा था ऐसे। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं इसको, है ना। वेरी गुड, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं इसको। अरे नहीं, कौन सी रेशियो, कौन सी इक्वेशन बोलते हैं इसको, लीनियर इक्वेशन। ओ माय, ऑनलाइन में कोई बताएगा मुझे, ऑफलाइन वाले बच्चे तो जज नहीं कर पा रहे हैं क्या कहते हैं इसको, ऑनलाइन में कोई बताए क्या कहते हैं। काउंटिंग इक्वेशन। अरे भाई, अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं इसको। भाई सब लीनियर इक्वेशन बोलो, रिग्रेशन। अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं यार, कैसे बोल सकते हो। एसेट प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओम नमः सफा चटा, सफो चटाई नहीं बोलते। देखिए, बहुत बढ़िया कह रहे हो तुम। देखिए यहाँ, नॉन करंट असेट्स और ये है करंट असेट्स, ठीक है। इधर बोला लायबिलिटी को दो हिस्सों में बांट दिया, क्या बोला इसको, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना, कि जब मैं बोलूं टोटल एसेट्स, तो वो किसके बराबर होगा, टोटल लायबिलिटीज के बराबर होगा। ये हमेशा ध्यान रखना। और टोटल लायबिलिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक ये और ये। अगर मैं बोलूं टोटल लायबिलिटीज ब्रैकेट में एक्सटर्नल, तो ये पोर्शन की बात कर रहे हैं हम। लेकिन अगर टोटल लायबिलिटी बोले भाई, तो वो तो शेयर होल्डर फंड और इसको मिला के होता है। तो और ये जो कैपिटल होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड भी बोले जाता है इसको। इसको प्रॉप राइटर्स प्रोपराइटर्स फंड भी बोला जाता है। इसको इक्विटी भी बोला जाता है, ठीक है। इसको ओनर्स फंड भी बोला जाता है, इसको ओनर्स फंड भी बोला जाता है। अलग अलग नामों से पुकारा जाता है इसको। जरा चीज का ध्यान रखेंगे, जब हम पार्टनरशिप पढ़ते थे और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते थे गुडविल की कैलकुलेशन करते समय, हिडन गुडविल में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते थे ना गुडविल में, एसेट साइड लायबिलिटी साइड, तब हम क्या करते थे, टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल वाली माइनस करते थे। कब, पार्टनरशिप में। टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी थोड़ी माइनस करते थे, नॉन करंट करंट दोनों माइनस कर देते थे। लेकिन जब हम कंपनी अकाउंट पढ़ रहे हैं, कंपनी के अकाउंट में, तब क्या होगा समझना, टोटल एसेट्स में से सिर्फ करंट लायबिलिटी माइनस करूंगा, तो निकल कर आएगा कि आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी को हम डेट भी बोलेंगे, डेट, डीईबीटी, डेट।
शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है, क्योंकि इन केस ऑफ अ कंपनी कैपिटल एम्प्लॉयड इन्वॉल्व्स ओनर्स फंड एज वेल एज बोरोड फंड, दोनों को मिला के होता है। ये फर्क है। अरे बेटा, पार्टनरशिप में पार्टनर होते हैं, ठीक है जी। और पार्टनरशिप में ओनरशिप राइट जो होता है सिर्फ पार्टनर्स का होगा, बाहर वालों को तो देंगे ही नहीं आप। कंपनी में क्या होता है, जो कंपनी के मालिक जिन्हें कहते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर तो मालिक है ना। लेकिन जो बिजनेस में पैसा लगता है वो ओनर यानी मालिक यानी शेयर कैपिटल भी लगती है, और बाहर से जो बोर है उससे भी लगा के लिखा जाता है। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से ये बना, मैंने नहीं डेवलप किया कुछ भी है। वो कहते हैं क्या, शेयर और डिबेंचर सिक्योरिटी शब्द यूज करते हैं ना हम लोग। तो जो बिजनेस में कैपिटल लगी है उसके अंदर क्या होता है, शेयर होल्डर फंड भी होता है और डिबेंचर या डेट उसको भी इन्वॉल्व करके चलते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग कैपिटल। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो चलिए मुझे बताइए, इस पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे ज्यादा कमजोर, सबसे ज्यादा निरीह प्राणी कौन है? ये करंट लायबिलिटीज और ये करंट असेट्स, जिन्हें हम शॉर्ट टर्म में कंसिडर करते हैं। बाकी तो शॉर्ट टर्म में कंसिडर करने लायक ही नहीं है। क्या शेयर होल्डर फंड शॉर्ट टर्म के लिए है? नहीं, ये तो लॉन्ग टर्म होता है। क्या नॉन करंट लायबिलिटी ये भी लॉन्ग टर्म होती है? नॉन करंट असेट्स ये भी लॉन्ग टर्म होता है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये भी लॉन्ग टर्म होता है ना। दोनों अलग अलग हेडिंग लिख के चलते हैं। होता है नॉन करंट असेट्स के अंदर ही है वो। लेकिन नॉन करंट असेट्स के अंदर क्या आता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स, फिर इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। पढ़ा था अभी चैप्टर 1 में डिटेल में। ठीक है। तो जब हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की, तो हम सिर्फ इस रेशो को और इस रेशो को टच करेंगे, बाकी किसी को टच नहीं करेंगे। और जब हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात करेंगे तो फिर किसको, डेट को करेंगे, इक्विटी को करेंगे, टोटल एसेट्स को करेंगे, बहुत सारी चीजों को कंसिडर करेंगे। ठीक है। इसी अकाउंटिंग इक्वेशन से मैं आपको बहुत सारी रेशोज बताऊंगा। और देखिए, कुछ रटने की चीज नहीं है, सिंपल लॉजिकल चीज है। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का कंपैरिजन करना है। तो देखिए, पहली रेशो जो आपके पास निकल कर आती है वो होती है करंट रेशो। क्या बोलते हैं उसको? करंट रेशो। जो कि किसके बराबर होती है? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज के बराबर होती है। अच्छा, बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, सी ए अपॉन में सी एल लिखते हैं। ऐसा मत लिखिए भाई, इतना शॉर्टकट मत लगाइए, है ना। जैसे प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए बोलते हैं पी एफ जी, है ना। तो ऐसा ऐसा शॉर्टकट ना लगाएं आप, बिल्कुल नहीं लगाएं। आप पूरा पूरा लिखिए, प्रतिशत लिख दीजिए, सी डॉट एसेट्स वो तो लिखिए पूरा। अच्छा, अब मुझे बताइए कि करंट एसेट्स न्यूमरेटर में, करंट लायबिलिटी डिनोमिनेटर में, ऐसा क्यों करा भाई? क्यों नहीं ये रेशो करंट लायबिलिटी अपॉन में करंट एसेट्स है? तो बताएगा मुझे ऑनलाइन में। व्हाई द फॉर्मूला इज करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, व्हाई नॉट? देखिए, सीधी सी बात है, या यू आर वेरी राइट ऑन योर अप्रोच। समझना, हम जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो हमें क्या सिखाया जाता है कि होगी के पास 10 आम थे और उसने अपने 5 दोस्तों को बांटने थे, तो हर एक को कितना मिला? ओगी कहते एक भी नहीं मिला, सारे में खा जाऊंगा। नहीं देखो, लेकिन जोक्स अपार्ट, याद है आपको, आपको सिखाया जाता था कि आपके पास 10 पेंसिल्स हैं, आपको 5 लोगों को बांटना है। आप बांट पाते थे, दो दो के बंच बना के बांटते थे। बचपन में सिखाया जाता है। बचपन में ये सिखाते अगर कि आपके पास 4 पेंसिल, आपको 15 लोगों को बांटने थे, बच्चा चक्कर खा के गिरे नीचे, अगले दिन से स्कूल नहीं लग जाए। सोचो यार, छोटा बच्चा जो बेचारा स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन पढ़ रहा है, उसको तुम बोलो बेटा ये बता कि 5 डिवाइडेड बाई 15 कितना होगा, बड़ा जाएगा बच्चा बेचारा, सदमे में जाएगा, वो तो नहीं जाएगा ना। तो देखिए, यहाँ बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स होती है। बड़ी में से छोटे को क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट करते हैं। और हम मान के चलते हैं कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है, तो वी मस्ट हैव मोर करंट एसेट्स एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटीज। तो बड़े में से छोटे को डिवाइड करा जाता है, ये मैथमेटिक का प्रिंसिपल चलता है। हम मानते हैं कि करंट एसेट्स ज्यादा होगी और करंट लायबिलिटी क्या होगी, कम होगी, एंड वी प्रोसीड इन दैट वे। और सुन, वे रुक जा, भी पढ़ेंगे आगे। उसके अलावा ये रेशो आइडियल मानी जाती है 2:1 इंडिया के अंदर। 2:1 यानी कि कितना, 2/1। अरे ये सब नोट्स में लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है सब कुछ। नहीं, लिखना नहीं है कहीं पर भी भाई। मान लो, मान लो आपकी रेशो 5:1 आई, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत बढ़िया नहीं है,
आपने अपना पैसा करंट एसेट्स में ज्यादा ब्लॉक कर लिया है। 2:1 आइडियल रेशियो है। आपके पास उतने, हाँ, कम भी नहीं होना चाहिए। अभी पढ़ेंगे ना इसके बारे में। तो करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, ये रेशियो होती है। इसलिए फर्क पड़ता है। जरा समझो, तुम्हारे पास करंट एसेट्स है 5 लाख की, तुम्हारी करंट लायबिलिटी 5 लाख की। करंट एसेट्स यूज हो गया करंट लायबिलिटी पे करने में, तो आपके यहाँ मेहमान आए, गेस्ट आए और बहुत कुछ हुआ, छोटे मोटे खर्चे, सैलरी, बिजली पानी के खर्चे कहाँ से भरोगी? क्या तुम पहले मेरी बात समझ। तुम्हारे पास करंट एसेट्स है 5 लाख की, तुम्हारी करंट लायबिलिटी है 5 लाख की। तुमने अपनी करंट लायबिलिटी सारी चुका दी 5 लाख की करंट एसेट्स देके। फिर, हाँ, उसमें उसमें नुकसान ये हुआ, आपका काम तो 2:1 से चल रहा है बढ़िया से। तो आपने क्या कर रखा है, अननेसेसरी अपना पैसा स्टॉक में, डेटर में, बीआर में ब्लॉक कर रखा है। इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी रिटर्न। उससे बढ़िया कहीं और प्रोडक्टिव में लगाते, कोई फिक्स एसेट्स, कैपिटल एसेट्स खरीदते तो ज्यादा अच्छा ना रहता, रिटर्न आता। बिजनेसमैन पता है क्या होता है, कभी भी सेविंग्स अकाउंट में पैसा जमा नहीं कराता है। बिजनेसमैन तो क्या करता है, मार्केट में पैसे लगा के रिटर्न ढूंढता है। वो तो हम जैसे सैलरी लेते हैं, चलो भैया एफडी बना लो, ये कर लो, म्यूचुअल फंड में लगा लो, वैसे वैसा कर लो। ठीक है। आप एक बात समझिएगा छोटी सी, कि अगर बैंक रेट अगर बैंक रेट जो है, बिजनेसमैन का क्या फंडा होता है, अगर बैंक में पैसा जमा करा के आपको 4% रिटर्न मिल रहा है, ठीक है जी, अगर कोई बिजनेसमैन बोलता है कि मैंने 10% कमाया है, इसका मतलब वो 14% कमा रहा है, बैंक रेट के बियॉन्ड कमा रहा है वो। समझ में बात आई? अगर वो अगर बैंक 14% रेट दे रहा है रिटर्न का, और आप 10% कमा रहे हो, तो आप तो बंद करो पैसा भैया, डालो ना बैंक में सारा का सारा पैसा। और भी चलते हैं वो लोग, वो तो बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं फिर, वो तो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं। तो समझना, बिजनेस की टर्मिनोलॉजी में अगर कोई कहता है मेरा रिटर्न 15% है, तो एक्चुअल में उसका रिटर्न बैंक रेट जो चल रहा है आज की डेट में इन जनरल, उसमें 15% जोड़ के दिखेगा। तब तो बिजनेस करने का फायदा है ना। तो सोचो, तुम्हारा रेट अगर चल रहा है, तुम 10% कमा रहे हो, और जो इंटरेस्ट रेट जो है कितना, वो 4% है, तो तुम तो फिर बेसिकली 14% कमा रहे हो। लेकिन अगर बैंक 14% दे रहा है, तो तुम्हारे बिजनेस करने का कोई फायदा ही नहीं है भाई, बंद करो पैसा, लगाओ बैंक में। ठीक है जी। इसीलिए जो डेवलप कंट्रीज होती हैं, उनके यहाँ बैंक रेट जो होता है वो 1%, 2%। और जापान में तो भाई उल्टा है, नेगेटिव है वहां तो। तुम बैंक में पैसा लगाओगे, बैंक तुमसे पैसा वसूलेगा। वहां तो उल्टा है, नहीं रखता ना बैंक में पैसा वहां। अरे भाई साहब, बैंक तो लोन ग्रांट करके उससे चल रहे हैं, और कैसे चल रहे हैं, साइकिल घूमता है उनका तो। कभी बैंक का बेटा रुक जा, अभी तुम फाइनेंस इकोनॉमिक्स के कोर्स पढ़ोगे ना आगे चल के। अच्छा एक बात बता, अच्छा सुनो सुनो, क्या एक बैंक जितने भी चल रहे हैं, सबका जन्म एकदम से हुआ? 10 साल, 20 साल, 50 साल थे। तो बैंक में उन्होंने जब रेट नेगेटिव करे, वो तो कितने, गूगल सर्च करके देखना, जापान नेगेटिव रेट कब से करना शुरू करा। उससे पहले तो वो इंटरेस्ट देते थे, लोग डिपॉजिट करते थे। बैंक किस सिस्टम पे चलता है, बैंकिंग का बहुत सिस्टमेटिक तरीका है। बैंक जो लोगों से इन्वेस्ट लेता है, उसी को मल्टीप्लायर इफेक्ट में क्या करता है आगे, अगर सारे लोग एक साथ बैंक से पैसा निकालना शुरू कर दें, तो बैंक इंसॉल्वेंट हो जाएगा, एक ही बार में। एक ही बार में इंसॉल्वेंट हो जाएगा। एक बार आईसीआईसीआई बैंक के साथ ऐसा हुआ, लोगों में खबर मची कि आईसीआईसीआई बैंक क्या हो गया, डूब गया। लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया, आरबीआई को बड़े बड़े नोटिफिकेशन अगले दिन न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर डालने पड़े, आईसीआईसीआई का कुछ नहीं हुआ, स्टॉप पैनिकिंग। आपको मालूम है, हमारे देश में बैंकों का नेशनलाइजेशन 1959 में क्यों हुआ? जैसे एग्जांपल देता हूँ, प्रणय भाई का चलता है प्रणय बैंक, ठीक है जी। और ये तिवारी हो गया, ममोलिका हो गया, अगस्त्य हो गया, पांडे हो गया, और डोरेमोन हो गया, मीचन, सब ने इनके अकाउंट में पैसे जमा करा रखे हैं, और इनका बैंक बहुत अच्छे से चल रहा है। अचानक तिवारी और प्रणय के बीच में क्या हो गया, लड़ाई हो गई। और तिवारी ने कहा तुझे सबक सिखाता हूँ, ठहर जा। तिवारी ने इन सबको अपने साथ मिलाया, बोला चलो जरा प्रणय के बैंक में चलते हैं। प्रणय के बैंक में जाके जाके बोलता है, भाई मेरा अकाउंट क्लोज कर। पांडे भी कहते मेरा अकाउंट क्लोज करो। सोचो, एक बैंक में अगर 15 लोग जाके उस दिन कह रहे मेरा अकाउंट क्लोज करो, बाकी जो पूछ रहे हैं भाई साहब क्या हुआ, क्यों बंद कर रहे हो, बोलते यार अंदर की बात है, बैंक डूबने वाला है। ये बोल दो बस तुम, फिर देखो तमाशा। आप 20-15 शेयर होल्डर को लेकर अपना बैंक होल्डर को चाहिए, बैंक की ब्रांच में लाइन लगा के खड़े हो जाइए, और ये बोलिए हम अपना बैंक, हम तो अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। और फिर कुछ बोले ना कि क्यों, बोले अब बैंक डूबने वाला, पैसे निकलवा रहे हैं। कुछ क्यों,
अरे क्यों, काय बात की पेनल्टी? तुम्हारा पैसा, तुम अपना अकाउंट बंद करो, कभी भी निकलो। मैंने बैंक वाले, सुनो बैंक वालों, ए, मतलब तिवारी से तो बोला, सुनो बैंक वालों, तुम्हारा बैंक बंद हो रहा है इसलिए पैसे नहीं, ऐसे थोड़ी बोल रहा है वो। तो ये ऐसी कॉन्स्पिरेसी चलती थी भाई, अच्छे खासे बैंक अगले दिन धड़ाम, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं थी। सरकार ने देखा, और कितने बैंक डूबे भाई, प्री इंडिपेंडेंस का डेटा देखिए आप, कितने बैंक डूबे हैं। सरकार ने क्या करा, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उनको नेशनलाइज कर दिया। अब नहीं डूबता कोई बैंक। ये है, रेगुलेटरी बॉडी होना इसलिए जरूरी है। आईसीआईसीआई के साथ हुआ, एचडीएफसी के साथ हुआ, मतलब अगर आरबीआई ना होती तो ये दोनों बैंक हवा हो चुके होते अब तक। बैंक का प्रिंसिपल यही है, नॉट एट अ सिंगल टाइम एवरीबडी इज गोइंग टू विड्रॉ देयर मनी। कौन निकल, तुम्हारा बैंक में पैसा क्यों निकालोगे तुम, जरूरत नहीं है जब तक तो। आरबीआई क्या करता है, अरे भाई, आ आई टेल यू, तुम इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, एसएलआर और सीआरआर के बारे में पढ़ते हो। कितना होता है, 20,000 करोड़, 15,000 करोड़, इतना बैंक में जमा होता है। चार बैंक अपना पैसा मांगे तो आरबीआई का दिवाला निकल जाएगा। आरबीआई कैसे फंक्शन करता है, आरबीआई बैंकों से डिपॉजिट रखवाता है और गवर्नमेंट की फंडिंग करता है। अब आईसीआईसी, एसबीआई, एचडीएफसी आके बोले भैया आरबीआई, हम तो भैया अब अपना अपना ऑपरेशंस बंद करें, हमारा जितना डिपॉजिट हमें दे दो। तो जो रूल आरबीआई, जो रूल एचडीएफसी के साथ चलता है वो आरबीआई में तो फॉलो होता है। बिल्कुल, राम भरोसे नहीं चल रहा है भाई, स्ट्रक्चर्ड तरीके से चल रहा है। आगे चलते हैं। तुम ये भाई सुनो, ये निक लीसन था एक बंदा जिसने बैंक ऑफ इंग्लैंड को बर्बाद किया था, उसका कलयुगी अवतार है ये। निक लीसन के पास क्या हुआ, हम एक बैंक था ब्रिटेन का, करीब करीब 800 साल पुराना बैंक, उसका सीक्रेट कोड पता चल गया। उसने क्या करा, 1999 के करीब में वहां से पैसा विड्रॉ करा, साइफन करके मनी, और एशियन टाइगर बोलते थे, आप आपका क्या था, मलेशिया, इंडोनेशिया, वहां की इकोनॉमी में उसने पैसा डालना शुरू कर दिया। और एशियन टाइगर बुलबुला टाइप की चीज थी उस समय पे, सारे डूबे। अब तुम ना अखबार पढ़ते हो ना नॉलेज तुम्हें रखते हो। इसे बोलते हैं एशियन टाइगर। वियतनाम को बोलते हैं, इंडोनेशिया को बोलते हैं, मलेशिया को बोलते हैं, थाईलैंड को, इनको एशियन टाइगर्स बोला जाता है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज उनको बोला जाता है। हाँ, वो लगाया उसने वहां पर, और फिर वो डूब गया पैसा सारा। निक लीसन को क्या हुई, उसको करीब करीब 9 या 8 साल की सजा हुई। वापस आया, पैसा सिगरेट फंड में डाला हुआ था उसने, अपनी जिंदगी जी रहा है, बांसुरी बजा रहा है हांगकांग में आज की डेट में वो। पूरा बैंक डुबा दिया उसने। बैंक एम्प्लॉयज के कारण में बड़े खतरनाक होते हैं। एक एम्प्लॉय बेचारी लंच करने के बाद जैसे झपकी सी आई उसकी, जीरो पे उंगली दब गई उसकी, फंड ट्रांसफर करते समय। समझ रहे हो, बिलियंस ऑफ डॉलर ट्रांसफर हो गया अकाउंट से बाहर किसी के। कुछ नहीं, और फिर रिपरकशन हुए भाई, नौकरी से हाथ धोना पड़ा। नहीं, फिर रिकवरी हुई पैसे की, इतना बड़ा फंड ट्रांसफर हो गया, बैंक खोखला हो गया। तुम लगाओ जहाँ, तुम कंप्यूटर में टाइप करो, जीरो पे उंगली लगा दो 2 सेकंड के लिए, देखो कितनी जीरो बढ़ती हैं। फंड ट्रांसफर करते हैं झपकी आगे बंदे को ऐसे लगा दी उंगली, और एंटर मार दिया, विदाउट रियलाइजिंग। आई गिव एन एग्जांपल, तुमने महसूस किया है, सुबह जब तुम अलार्म लगाते हो, तुम देखते हो यार अभी तो 5:30 हुए हैं, चलो 6 बजे तक उठते हैं, फिर नींद 2 घंटे बाद खुलती है। आइए, चलो, आइए देखते हैं। तो अब जरा देखें हम आगे कि लिक्विडिटी रेशियो का कंटेंट है यहाँ पर। सबसे पहले, ये फर्म की एबिलिटी टू प्रॉम्प्टली मीट इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, इसलिए हमें हेल्प करती है करंट रेशियो। अच्छा सुनो, करंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो और बैंकर्स रेशियो के नाम से भी पुकारा जाता है। हाँ, ये लिखा है नोट्स में, देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो, बैंकर्स रेशियो। ये शो करता है कि किस एक्सटेंट तक ऑर्गेनाइजेशन के पास वर्किंग कैपिटल है। करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करूंगा तो क्या निकल कर आएगा, वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल का मतलब है आपके पास मनी है डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। ठीक है जी। इट प्रोवाइड्स मेजर्स द डिग्री विच करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। हाँ, हाँ, वर्किंग कैपिटल होता है। Excess of current assets over current liability provide a measure of safety margin available against uncertainty in realization of current assets and flow of funds. जितनी करंट असेट्स अच्छी क्वांटिटी में एज कम्पेयर टू करंट लायबिलिटी, उतना शॉर्ट टर्म में क्या है, सॉल्वेंट है, और ईज ऑफ ऑपरेशंस आपके पास होती है। दिस रेशियो शुड बी रीजनेबल, इट शुड बी नीदर टू हाई और टू लो। अच्छा जी, अगर रेशियो लो है तो इसका मतलब है बिजनेस इज एंडेंजर्ड टू पुट इट एट द फाइनेंशियल रिस्क।
where they are not able to meet their short term liabilities. और अगर ये रेशो ज्यादा हाई हो, इसका मतलब क्या कर रखा है आपने? आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है किस पे? करंट एसेट्स पे। इसका मतलब आपका पैसा क्या आइडियल पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है। अच्छा जी। और ये रेशो 2:1 क्या मानी जाती है? अच्छी मानी जाती है। 2:1 इंडिया के अंदर करंट करंट रेशो 2:1 है, मतलब दो करंट एसेट्स हो और एक करंट, मतलब अगर आपके पास 10 लाख की करंट एसेट्स है तो 5 लाख की करंट है। हाँ जी, देख लो ना बेटा। और सुनो, अब जैसे बैंकिंग सेक्टर के लिए करंट रेशो को मायने नहीं रखती है, ठीक है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग में करंट रेशो को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये रेशो इंडस्ट्री स्पेसिफिक वहाँ किसकी रिलेटिव एडवांटेज है या नहीं है? चलो देखिए, करंट एसेट्स के कंपोनेंट कौन कौन से उन्हें देख के चलेंगे। ये तो सबको मालूम है ना, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। करंट assets are those assets which are subject to realize within the accounting cycle, operating cycle and within 12 months। उसको करंट असेट्स बोलेंगे। तो करंट असेट्स के अंदर क्या क्या चीज इंक्लूड हो रही है देखिए। हाँ जी, डाटा बहुत बड़ा है। हाँ, जिंदल जो है ना एसएस स्टील और स्टील के और वेरिएंट्स बनाता है, तुमको देखो ना, फाइनेंशियल डाटा देखो, फाइनेंशियल डाटा देखो। हाँ, टाटा का जो टाटा स्टील का मार्केट शेयर, टाटा स्टील जिंदल बहुत छोटा है। जीएसएस है, जीएसएस है, जीएसएस है। वो वो जिंदल स्टेनलेस स्टील करके है। वो जो आप देखते हैं ना, वो जो लोहे की रेलिंग वेलिंग बनती है, उसमें मोनोपोली है उसकी। एसएस जिसपे जंग नहीं लगता ना, एसएस की रेलिंग बना रखी होती है आपने, एसएस का स्टील के दरवाजे वगैरह देखिए ना आजकल चलते हैं एसएस के, जिन पे जंग नहीं लगता। वो हाँ, वो जे एसएस और उसके अंदर जिंदल की कहानी बताई थी ना मैंने आपको, कौन था वो? आगे चलते हैं। नहीं, नहीं, मैं क्या बोलूँ। हाँ, चलो देखें जरा। करंट इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, मार्केट में सिक्योरिटीज आती हैं इसके अंदर। इन्वेंट्रीज इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, ये सब इंक्लूड होता है इसके अंदर। ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल एंड सन्डी डेटर। एक चीज का ध्यान रखना आपने, जब भी आप इन्वेंट्री लेके चलें तो आप क्या करेंगे? लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स को हटा देंगे। क्यों हटाएंगे भाई, जरा समझे। मैं करंट असेट्स की कैलकुलेशन कर रहा हूँ और मुझे इन्वेंट्री दिख गया इंक्लूडिंग लूज टूल्स, इंक्लूडिंग स्टोर्स एंड स्पेयर, डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए। रीजन समझिए भाई। लूज टूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं पता है? प्लास, पेचकस, हथौड़ी, स्क्रू ड्राइवर जैसी चीजें होती हैं। भाई किसी को खरीदना हो तो नया खरीदेगा, तुम्हारे पुराने क्यों खरीदेगा वो? तो जब मैं अपनी करंट एसेट्स बेचूंगा तो कूड़े के भाव जाएगा ना। तो इसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है कि भाई जाओ कूड़े के भाव ही बेचें। अच्छा, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, इसको जरा समझिए। स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्या होता है? स्पेयर तो समझ में आ गया, आपकी फैक्ट्री के स्पेयर पार्ट। भाई किसी दूसरे का क्या इस्तेमाल उसका, लेकर तो मार्केट से नए स्पेयर पार्ट खरीदेगा वो। तो ये भी क्या होगा, कूड़े के भाव निकलते हैं जब फैक्ट्री वैक्ट्री ने बेच रही होती है तो। और स्टोर्स कहते हैं लुब्रिकेंट्स, मोबिल ऑयल, इंजन ऑयल, सॉफ्ट सोप और कॉटन वेस्ट। फैक्ट्री की मशीनों में ना ऑयलिंग ग्रीसिंग करने के लिए जो काम आता है, और ऑयलिंग ग्रीसिंग के बाद मशीनों को चमकाने के लिए जो कपड़ा होता है, वो सब चीजें होती हैं, सॉफ्ट सोप होते हैं। हाँ, हाँ, ये क्या काम आएंगे भाई किसी को? अच्छा मान ले, मुझे बता, तो ये कोलिन खरीदना अपने रेफ्रिजरेटर को साफ करने के लिए, तो मार्केट से खरीदेगा नहीं, या तिवारी के घर का कोलिन, तिवारी का कोलिन बेच रहा हूँ खरीदेगा? पागल हो, क्यों खरीदूं? इस तरह की चीजें होती हैं। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना। मार्केट से खरीदोगे नहीं यार, इसका क्यों खरीदोगे तुम? कंज्यूमेबल आइटम है ये, नहीं खरीदते नहीं किसी से, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाती है? हाँ। तो जब हम करंट, और सुनो, करंट एसेट्स की बात जब हम करेंगे, फोन छोड़ दो, जब हम करंट एसेट्स की बात करेंगे तो क्या करेंगे? उसको कंसिडर करेंगे जिसे हम कैश में रियलाइज कर पाए विदाउट डिक्रीज इन देयर वैल्यू। तो स्टोर्स एंड, जब हम बात करते हैं इन्वेंट्री की तो क्या हटा देंगे? लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेस हटा देंगे। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज, जब हम डेटर को कंसिडर करेंगे तो उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हटा देंगे, क्योंकि ये तो डाउटफुल है ना, और हमें तो चाहिए वो जो रियलाइज कर सके कैश में। तो दो चीज ध्यान रखेंगे अभी आप। एक, जब हम किसकी बात करते हैं, इन्वेंट्री की बात करते हैं, तो क्या करते हैं? लूज टू स्टोर्स एंड स्पेयर्स हटा के चलते हैं।
और जब ट्रेड रिसीवेबल की बात करते हैं तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हटा के चलते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिल्कुल ठीक है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक, बैंक ड्राफ्ट इन हैंड, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो आपने दिए, और करंट असेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। लेकिन फिक्टिशियस एसेट जो होती है, यानी कि शॉर्ट वो एक्सपेंसेस जिन्हें आपने अभी राइट ऑफ नहीं करा, वो तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखते हैं ना। नोट्स खोल के देखिए भाई, पहले पेज नंबर 3, पेज नंबर 3। ध्यान रखेंगे तो तीन चीजों का ध्यान रखना है। एक, इन्वेंट्री से लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेस हटा दीजिए। दो, डेटर से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हटा दीजिए। तीसरा, फिक्टिशियस एसेट्स जो अदर करंट एसेट्स की कैटेगरी उन्हें एक्सक्लूड करके चलेंगे, बाकी सारे आइटम जोड़ेंगे। अब एक बात समझना, क्वेश्चन आपके पास आएगा जिसमें करंट एसेट्स भी कैलकुलेट करनी होगी और करंट रेशियो भी कैलकुलेट करनी होगी। तो जब हम वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग कैपिटल, उसमें करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करेंगे ना, तब करंट एसेट्स में से ये इन्वेंट्री इन्वेंट्री कुछ माइनस नहीं करना, टोटल करंट एसेट्स टोटल करंट लायबिलिटी उसका डिफरेंस लेके चलेंगे। लेकिन जब हम करंट रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो करंट एसेट्स में से तीन आइटम हटा के चलेंगे, इसका ध्यान रखना। हाँ, ये चीजें हटा, ठीक है। अच्छा जी, और आपको मालूम है कि ट्रेड रिसीवेबल किसे कहते हैं? बीआर और डेटर को कहते हैं। ट्रेड पेबल किसे कहते हैं हम लोग? बीआर, बीपी और क्रेडिटर को बोलते हैं। करंट लायबिलिटी क्या होती है? वही है जो 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पे करनी है। करंट लायबिलिटी की क्या सब दे रखी है? शॉर्ट, ये जो आपकी फर्स्ट बुक का जितना भी ज्ञान था सब यहाँ डाल दिया मैंने। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, और क्या है? ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, इंटरेस्ट एक्रूड एंड नॉट, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट या ड्यू फॉर रिफंड, unpaid mature deposit, paid mature debenture interest due, calls in advance, other payables, provident fund payable, employee state insurance payable, GST, output, output, CGST, SGST और आउटपुट IGST, ये सब किस कैटेगरी में चले जाते हैं? करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में चले जाते हैं। ठीक है जी। और फिर आते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी इसी कैटेगरी में चलते हैं। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, ये आपकी समझदारी के लिए, मतलब इसे एग्जाम में यूज मत करना। जब हम बोलते हैं ना ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, उसका मतलब सिर्फ करंट एसेट्स होता है। और जब हम बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल, उसका मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। लेकिन एग्जाम में आप, जब आपसे बोला जाए ना कि वर्किंग कैपिटल, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी ही लेके चलना। समझ रहे हो? ये मत बोलना कि आपने तो लिखवा दिया था जी, मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया नॉट इन सिलेबस, वो डब्बे के अंदर जो लिखा हुआ है। इट इज फॉर योर नॉलेज, ताकि सीनियर क्लासेस में आप मुझे कोसे ना कि भी क्या गलत पढ़ा दिया था। हाँ, नहीं लिखा हुआ? ये कौन से नोट्स हैं भाई? हाँ, नहीं नहीं, कौन से नोट्स है तुम्हारे? तो हाँ, तो आप अपने वाले नोट्स डिलीट कर दीजिए, मैं भी दोबारा से भेज रहा हूँ। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एक और रेशो हम साथ साथ पढ़ लेते हैं, उसको पढ़ने में भी आपको थोड़ा अच्छा सा बढ़िया लगेगा। देखिए, एक रेशो और पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए, अब दूसरी रेशो जो हमारे पास है उसको बोलते हैं क्विक रेशो। क्विक रेशो, ये क्या होती है? ये होती है क्विक असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। अब क्विक रेशो अपॉन में करंट लायबिलिटीज होती है, कैसे निकालेंगे क्विक एसेट्स को, वो जरा ध्यान देते हैं। और पहले जरा समझ लेते हैं कि क्विक, लेट अस सी द नोट्स वंस अगेन। पहले पढ़ लेते हैं क्या होता है ये। वो एसेट्स जिन विच आर रेडली कन्वर्टेबल इनटू कैश, तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सके विदाउट एनी डिले या विदाउट डिक्रीज इन देयर वैल्यू, उन्हें हम क्विक एसेट्स बोलते हैं। हाँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। और सुनो, करंट एसेट्स में से, मेरा ध्यान से समझना बेटा, रुक जा रुक जा, करंट एसेट्स में से अगर मैं दो कंपोनेंट और हटा दूं, तो हमारी बाकी सारे, जैसे पूरी की पूरी इन्वेंट्री हटा दो, पूरी की पूरी इन्वेंट्री हटा दो। देखो मैं बता रहा हूं आपको कैसे। यहां मैं बोलूं तो क्विक एसेट्स वो किसके बराबर है? करंट एसेट्स माइनस
करंट असेट्स में से दो कंपोनेंट और हटा दें, माइनस बोल दिया हम लोगों ने पूरी इन्वेंट्री हटा दीजिए। पहले तो आपने लूज टूल्स एंड स्टोर सेट, अब पूरी इन्वेंट्री हटा दो और माइनस क्या कर दो, प्रीपेड एक्सपेंसेस ये हटा दिया। अब जरा समझे ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग। इन्वेंट्री होती है स्टॉक। स्टॉक स्टॉक क्यों होता है, क्योंकि बिकता नहीं है, और जब हमें पैसे की जरूरत हो तो बिक जाएगा। अगर ऐसा होता तो एंड ऑफ सीजन सेल ना लगती मॉल्स में। देखा है, वो सर्दियां खत्म होती तो एंड ऑफ सीजन सेल लगती है। गर्मियों के स्टॉक की एंड ऑफ सीजन सेल क्यों? वो इन्वेंट्री को क्लियर करना चाहते हैं सस्ते दामों पे। जो जैकेट, जो ब्लेजर 15-15 हजार तक पीक सर्दियों में बिकता है, वो 6 हजार, 7 हजार, 8 हजार में बेचते हैं वो लोग। हाँ, 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 वो करते हैं क्योंकि मॉडल पुराने हो जाते हैं। आपने देखा होगा भाई, कार शोरूम वाले के लिए तो कार इन्वेंट्री है ना। जब ईयर एंड होता है तब वो सस्ते दामों पे निकाल रहे होते हैं, और जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तब सस्ते दामों पे निकाल रहे होते हैं उसको। देखा ना, हैवी डिस्काउंट देके निकाल। गाड़ियों में देखा आप लोगों ने, दिसंबर के महीने में गाड़ी में बहुत हैवी डिस्काउंट मिलते हैं, और मार्च के महीने में हैवी डिस्काउंट मिलते हैं। उल्टा फेस्टिवल में कोई डिस्काउंट नहीं है भाई, एक्सेलरेटेड प्राइस पे दिखते हैं वो लोग, और मनमांगे तरीके से पैसे काटते हैं। हाँ, तो देखिए, देखिए दिसंबर में क्यों इन्वेंट्री क्लियर करते हैं, क्योंकि क्या होगा, गाड़ी का मॉडल पुराना हो जाएगा, तो क्या होगा फिर तो, एक साल मतलब कुछ भी करो ऑन पेपर तो गाड़ी एक साल पुरानी है वो तो। और फाइनेंशियल ईयर से पहले क्या होता है, जितना बिक गया फिर अगले साल में कवर करेंगे हम लोग उसका, इसलिए वो डिस्काउंट हैवी देते हैं कि एक साल का कवर हो जाए सारी की सारी चीजें। इन्वेंट्री तो समझ में आ गया क्यों हटाई हमने, क्योंकि जब हम चाहेंगे तब नहीं बिकेगी है। बिकते तो स्टॉक क्यों होता भाई, बिकते तो स्टॉक थोड़ी बोलते हैं उसको हम लोग। चलो ये तो समझ में आया। प्रीपेड एक्सपेंस का एग्जांपल लेके चलते हैं, ये हर साल मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लिया जाए कि तिवारी जी हैं, तिवारी जी ने क्या किया कि इन्होंने एसआरसीसी से बीकॉम ऑनर्स करा, आईआईएम अहमदाबाद से पढ़ाई करी और एमबीए कर लिया, और एमआईटी से, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने पीएचडी कर ली मैनेजमेंट में, और पोस्ट डॉक्टरेट जो है इन्होंने हार्वर्ड से कर लिया। ठीक है, तो डायबिटीज करवाएगा, पीएचडी के बाद भी पढ़ाई करते हैं। अरे और तूफानी लोग करते हैं उसको। ठीक है, सुन पहले कहानी का मतलब। अभी इसने ये सब कर लिया, फिर क्या हुआ, आगे बोलूं। इतना कुछ, इतना नॉलेजेबल होने के बाद ये ना नोबेल लॉरेट के साथ भी इनका वो रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते थे। लोगों को लगा कि फ्यूचर में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज इन्हें मिलेगा, तो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक ने इनको अपने यहाँ पर डेप्यूटी इकोनॉमिक एडवाइजर हायर कर लिया। उम्र सिर्फ कितनी, 28 साल। मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन द वर्ल्ड। ठीक है, और ऊपर से क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट कर रखा था, वो भी कर रखा था। समझ रहे हो क्या हुआ इनका। इन, अरे सुन, कहानी तो सुनो। वर्ल्ड बैंक के टेन्योर में इनकी फ्रेंच कन्या से नैन मटक्का हो गया। ठीक है जी, हो गया फ्रेंच कन्या से। तो बात आगे तक बढ़ी, और फ्रेंच रॉयल फैमिली की थी वो, बात आगे तक बढ़ी, सब कुछ हुआ। किसी ने कहा भाई देखो, तुम ऐसा करो, माँ बाप मेरे हैं, मैं तो श्रवण कुमार हूँ, माँ बाप है मेरे, मुझे आना तो यहीं पर है, लेट्स हैव अ लुक ऑफ इंडिया एज वेल। ठीक है जी। और जब ये इंडिया आया, अपने दोस्त प्रणय से मिला दिया उसने। प्रणय ने रायता फैला दिया, लुच्चा लफंगा लीचड़ आदमी है ये, मत बताइए उसके साथ, घर में बता रहा हूँ, मेरी एडवाइस है, बड़ा सिंसियर बोल के। सुनो, खतरनाक आदमी है, दूर रहना इससे। मतलब भाई का इसने बसता हुआ घर उजाड़ दिया। हाँ? प्रणय बोलता है, अरे इंडियन में कमी थी जो तो फ्रेंच करने ले आया उठा के। अच्छा सुनो, भाई ने जोश जोश में पता क्या कर दिया, एक फ्रेंच फर्नीचर है, फ्रेंच ओरिजिनल लागौती है, एक फ्रेंच फर्नीचर हाउस है यहाँ पर डिफेंस कॉलोनी लाजपत नगर की तरफ। वहाँ 50 लाख का इसने फर्नीचर ऑर्डर बुक कर दिया वहां पर, कि भाई इंटीरियर इंटर सब फ्रेंच स्टाइल का होगा। बेड, हाँ, घर का सारा इंटीरियर, 50 लाख तो एडवांस दे के आ गया भाई, 1.5 करोड़ की डील थी। ठीक है, नोएडा का घर से फुल्ली फ्रेंच फर्नीचर में उसको कन्वर्ट करना था। अब क्या हुआ, लड़की वापस जाके बोलती है, सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वी विल बी अ गुड फ्रेंड इन फ्यूचर, टू हेल्प विद यू, गुड फ्रेंड। झरने से टूटा सपना इसका खत्म हो गया सब कुछ। अब ये कहता है फर्नीचर वाले को, फर्नीचर वाला डोरेमोन ही था, कहता है ब्रो, ऑर्डर कैंसिल। मैं, क्या दिमाग खराब है तेरा, मेरी तो पॉलिश घिसाई चल रही है उसमें, कैसे कैंसिल कर दे तेरा ऑर्डर। अब बताइए मुझे, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो प्रीपेड थे कवर होते हैं टाइम पे, मुश्किल है। इसीलिए समझदार लोग उसमें कैंसिलेशन क्लॉज लगाते हैं, लगाते हैं। अच्छा सुनो, कैंसिलेशन क्लॉज लगाते हैं, और तुम विमान यात्रा कर रहे हो, और तुम बोलो जी, जैसे मान लो क्या था, ये हमारा ओगी है विमान यात्रा में चढ़ता है। ठीक है, और क्या हुआ,
जब ये जाने वाला था तो एयर होस्टेस होते हैं बड़ी फ्रैंक होते हैं कि उन्होंने क्या कर दिया, इनके साथ मजाक कर दिया। वो जो होता है ना, गेट दरवाजा खोल के बंद कर दिया, कहता जाओ मैं नहीं जाता तुम्हारे जहाज में, टिकट कैंसिल करो मेरा, मैं तो नहीं जा रहा। ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं होगा। डे डे ऑन फ्लाइट यू कांट कैंसिल, इफ यू आर कैंसिलिंग नोबडी इज गोइंग टू रिफंड यू। तो फ्लाइट के टिकट भी जो एडवांस होते हैं भाई, पूरा पैसा थोड़ी मिलता है, 3 महीना 2 महीने में उसके हिसाब से रिफंड पैसा मिलता है। ठीक है जी। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो हैं जो पे हो गए तो हो गए, समझ लो स्वाहा है आपका पैसा, वापस आया तो कट के ही आएगा। इसीलिए क्या करते हैं, क्विक एसेट्स में से इसको क्या कर देते हैं, निकाल के किनारे फेंकते हैं। यू गॉट इट। तो क्विक एसेट्स क्या हुई, दो कंपोनेंट हटेंगे, एक इन्वेंट्री पूरी हटेगी। इन्वेंट्री रखी जाती थी, प्रीपेड एक्सपेंस रखे जाते थे करंट एसेट्स में, क्विक में नहीं रखे जाएंगे, हटा देंगे, लिक्विड एसेट्स बोलते हैं उसको। ठीक है। हाँ। तो बचपन में क्या किया कि डोरेमोन के पापा शेयर में इन्वेस्ट करा करते थे सब कुछ अच्छे से। इन्होंने एक दिन खूब सारे फिजिकल फॉर्म में रखे हुए थे फॉर्म, उन्होंने कहा कि ऑफिस जाऊंगा डिजिटल में कन्वर्ट कराऊंगा, बोले बेटा मैं इसको लिक्विड में कन्वर्ट कराऊंगा। और डोरेमोन को पता चला अच्छा लिक्विड में नया नया था प्राइमरी में, लिक्विड मतलब पानी सीख लिया इसने। भाई इसने क्या करा, सारे लिए बाल्टी में नल भरा बाथरूम में, और छड़ी से घुमा के 2-2 घंटे पूरे घोल डाले। पापा पूछते हैं बेटा कहाँ है, पापा लिक्विड इज फॉर यू। कैसे पागल है, कैसे भूल गए कागज है। फिजिकल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म बिल्कुल नहीं रिकवर, गई तो गई। डिजिटल फॉर्म तो रिकवरेबल है, फिजिकल गई तो गई। भाई ने पापा का ना कितना 40 करोड़ का नुकसान करा दिया। पापा ने उसी डंडी से सट्टी बजाई इसकी बढ़िया से। जो जोक्स अपार्ट, तो बेटा सुनो, लिक्विड वो है जो जब आपको जरूरत है उसको आप कैश में कन्वर्ट कर पाए विदाउट सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द वैल्यू। वो कंपोनेंट हटा के चलने, इन्वेंट्री और इवन प्रीपेड टैक्स। सरकार को टैक्स पे कर रखा है ना, लेकिन तुमने बोला, मान लो ओगी ने सरकार को क्या कर रखा है, 20 करोड़ का एडवांस टैक्स भरा हुआ है, और उसके बाद ये कहता है कमिश्नर साहब मेरी सगाई है, पैसा दे दो मुझे। कैसे देगा भाई? कमिश्नर कहेगा अबे प्रोसेस पूरा होगा भाई, तब तो रिटर्न भर, तब तो पैसा आएगा, रिटर्न भर पैसा तो आएगा। ठीक है। तो नहीं आएगा बिल्कुल भी। ये तो वही हो गया, संता बंदा के जोक होते थे, मैं भी क्लास के बाद बताऊंगा आपको, बताओ अभी नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। इसको इसको अच्छा सुनो, और चीज, अब एक और चीज तो देखेंगे आप, कि जब आप लिक्विड एसेट्स की कैलकुलेशन करते हैं तो कैसे करेंगे, टोटल करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री प्रीपेड माइनस करेंगे, या फिर इनको हटा के बाकी आइटम जोड़ दीजिए। कैश, बैंक, मार्केटेबल, डेटर, बीआर, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट। अच्छा सुनो, डेटर में से वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल वैसे ही हटा रहेगा, ध्यान रखना, हटा के लिखेंगे उसको, इंक्लूड करके नहीं। इन सबको जोड़ देंगे तो क्या होगा। अच्छा, कुछ एक बार एक बच्चे ने, मेरा बहुत चतुर बच्चा था, कह रहा सर कोई क्विक लाइबिलिटी भी होती है। मैंने कहा चांटे बजेंगे तुम्हारे, हर लाइबिलिटी पे होनी होती है, हर लाइबिलिटी इज क्विक लाइबिलिटी, देयर इज नो सच क्विक लाइबिलिटी। हाँ हाँ, वही वही उस तरह से, हाँ। अरे छोड़ो तो भाई, हाँ, देयर इज नो क्विक लाइबिलिटी, देयर इज नो क्विक लाइबिलिटी। तो आपको पता चल गया फॉर्मूले क्या है करंट रेशियो के और क्विक रेशियो के। तो जब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेके चलेंगे। अगली क्लास जो होगी ना, एक बार मैं बता दूं पहले, पहले हम इसको वाइंड अप करते हैं यहाँ पर। आज हम सिर्फ इतना ही रखेंगे, हमने कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके नहीं चले। नेक्स्ट क्लास में आई टेक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड देन आई टेक विद यू मोर रेशियोज। अगर आप थोड़ा टाइम और स्पेयर कर लें तो कुछ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, रेडी है? अच्छा चलो कोई बात नहीं। ठीक है, सो आज हम यही वाइंड अप करेंगे, और अगली क्लास में फिर